स्वागत है आप सभी लोगों का डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग के सीजन 5 में। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सीजन 5 अभी तक ऑफिशियली आया नहीं है। ये मैं इसका जो मानवा वर्जन है वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये वाली जो कहानी है वो एनिमे में अभी तक कवर अप नहीं की गई है। आई होप आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। स्वागत है आप लोगों का द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग वैंग का स्कूल देखते हैं, जहाँ पर जो स्टूडेंट कमेटी का प्रेसिडेंट होता है लिटिल पीनट, वो सभी स्टूडेंट को आके बताता है कि रिसेंटली ही सेक्रेटरी ड्राइंग ने एक इंस्पेक्टर को हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए भेजा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि वो लोग अपना बिहेवियर अच्छे से रखें, स्पेशली कोई भी एक दूसरे की होमवर्क को कॉपी नहीं करेगा। इस तरफ हम लोग देखते हैं गुओ और शेन को, जो कि असल में होमवर्क को कॉपी करने में लगे हुए होते हैं। ये दोनों के दोनों अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो शेन होता है वो स्पेशल स्किल 4 पेन स्ट्रीम का इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी 4 पेन को इस्तेमाल करके एक साथ वो अपने होमवर्क की कॉपी कर रहा होता है। शेन कहता है कि मैं तो हिस्ट्री बना दूंगा, और तभी दूसरी तरफ जो गुओ होता है वो अपनी अल्टीमेट स्किल 5 पेन स्ट्रीम का इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी वो एक साथ 5 पेन से लिख रहा होता है और वो उससे कहता है कि मैं तेरी हिस्ट्री को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। और वो दोनों काफी तेजी से कॉपी करने में लगे हुए होते हैं। स्टूडेंट कॉमेडी का प्रेसिडेंट लिटिल पीनट वो बेचारा क्या ही कर सकता था, वो बस इन दोनों को देखता ही रह जाता है, क्योंकि इन दोनों की हरकतें देखकर उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे क्या, इन दोनों को बोले क्या वो अब। और ये दोनों लगे हुए होते हैं एक दूसरे की कॉपी करने में, होमवर्क पूरा पूरा। और फिर फाइनली कुछ समय के बाद जब इन लोगों का होमवर्क पूरा हो जाता है तो उनकी हालत खराब हो जाती है। वो कहते हैं फाइनली हम लोगों ने कर दिया अपना होमवर्क, लेकिन उन दोनों की बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई थी। वो बहुत ज्यादा थक गए होते होमवर्क कर करके। लेकिन तभी पता नहीं कैसे इन लोगों के अंदर जोश आ जाता है। ये लोग कहते हैं अरे चलो ठीक है, अब समय आ गया है थोड़ा सा गॉसिप करने का, चलो मजे लेते हैं। शेन भी कहता है हाँ बिल्कुल चलो चलते हैं। और ये दोनों के दोनों अपनी शरारत शुरू कर पाते उससे पहले ही इन लोगों के ऊपर उड़ता हुआ आता है 2 चौक और सीधा इनके माथे पे लगता है, जिसको देखकर ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब ये किसने फेंक दिया। और तभी ये लोग देखते हैं कि एक्चुअल में इन लोगों के ऊपर ये चौक फेंका होता है टीचर वैंग ने। वो इन दोनों से कहते हैं कि क्लास शुरू हो गई है, तुम लोग क्या कर रहे हो। और फिर उन लोग कहते हैं वैसे रिसेंटली काफी सारी चीजें हुई हैं, वैसे तुम लोगों ने क्या प्लेडियन ऑर्डर के बारे में सुना है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। शैन उनसे कहता है कि हाँ इन लोगों के बारे में मैंने सुना है, ये लोग तो फेक मिल्क फॉर्मूला के जो स्कैंडल हुआ था उसके पार्ट थे, है ना। मैंने तो ये भी सुना है कि इस मिल्क को पीने के बाद हमारा वेट गेन हो जाता है। वैसे सर आपका भी तो वेट गेन हो गया है क्या, आपने भी गलती से इस दूध को कहीं पी तो नहीं लिया। अब इस बात से बाकी सभी जो बच्चे होते हैं वो सर के मजे लेने लग जाते हैं और सर उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी तो शांत हो जाओ तुम सबके सब बच्चे। और इस प्रकार का जो वेट होता है हम लोग तभी गेन कर सकते हैं जब हम लोग रिलेशनशिप में हो। और ये आजकल के बच्चे भी ना, अब ये बात को सुन के बाकी सभी जो बच्चे होते हैं वो तो सर को और भी ज्यादा बुरी नजरों से देखने लग जाते हैं। कहते हैं ओ हम देख सकते हैं आहा। और तभी जो शेन होता है वो सुन और वैंग की तरफ देखते हुए कहता है वैसे तुम लोगों का वेट अभी तक गेन क्यों नहीं हुआ। ये बात सुन के सुन तो शर्माने लगती है, लेकिन वैंग बेचारा अपने मन में सोच रहा होता है कि अब इसको मैं क्या बोलूं, ये क्या बकवास बकवास बात बोलते रहता है हर बार। टीचर वैंग इन लोगों से कहते हैं कि चलो ठीक है हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये जो फेक मिल्क पाउडर फॉर्मूला है ये मेरे को अपने इतिहास में हुई जो एक वॉर, जो कि पहले मेलोस्टोन स्किन वॉर थी, उसके बारे में याद दिलाता है। और ये हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा डार्क पार्ट है, जिसमें ना जाने कितने डिजास्टर हम लोगों ने देखे। जब मेलोस्किन आर्मी से, जो कि मेलोस्किन का जो डेमोन था उसको लीड कर रहा था, उससे लड़ाई के दौरान हमने काफी सारे सीनियर्स को, अपने काफी सारे कल्टीवेटर्स को उसमें सेक्रीफाइस कर दिया। वो लड़ाई बहुत ही ज्यादा भयंकर थी। जिसके बाद बाकी सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर वैंग से पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार ये मेलोस्किन था कौन, और आखिरकार ये मेलोस्किन डेमोन लॉर्ड कौन है, और ये वाटरमेलन स्किन ये सब क्या है। ये तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बच्चे काफी सारे सवाल पूछने लग जाते हैं, जिसपे टीचर उन लोगों से कहते हैं कि जिसको हम लोग मेलोस्किन कह रहे हैं असल में ये एक प्रकार का ड्रग था, और उन लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से ये काम करता था। इसके बाद वो मेलोस्किन जो डेमोन लॉर्ड था उसके बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि जो लीजेंड्स थे वो बताया करते थे कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और एक बार तो उसने जो हमारे जनरल ई थे उनको भी हराया था, जो कि हमारे नेशन के जो 10 फाउंडिंग जनरल हैं उनमें से एक थे। उन्होंने उसके ऊपर 3 अटैक किए थे, लेकिन उसके बदले में उसने सिर्फ उनके ऊपर एक ही अटैक किया और उनको घायल कर दिया था। अब ये बात तो सुन के बाकी सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं ओ क्या 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 इतना ज्यादा ताकतवर, ओ माय गॉड वो इतना ज्यादा पावरफुल था। टीचर वैंग उनको स्टोरी में आगे बताते हैं, और जहां तक मैंने उसकी स्टोरी समझी है उसके हिसाब से जो डेमोन लॉर्ड था उसको भी उस समय पर काफी सारी इंजरी हुई थी। वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से संभल पाया था, और जब पहली मेलोस्किन वॉर खत्म हो गई थी उसके बाद उसने जो अपनी मेलोस्किन आर्मी थी वो अपने जूनियर्स को दे दी थी, और जो स्नेक स्किल इमोर्टल था
वो लोगों के आंखों के सामने से ही डिसअपेयर हो गया। कोई नहीं जानता कि अभी वो इस समय कहाँ पर है। और अगर सबसे मोस्ट पॉपुलर जो रूमर है उसके ऊपर विश्वास किया जाए तो उसके अनुसार जो मेलोस्किन डेमोन लॉर्ड था उसको उसी के साउल में सील कर दिया गया था ताकि वो बाहर ना आ सके। ऐसा कहा जाता है कि जो रेलिक है वो एक मास्क था और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर्स भी है। अब ये बात को सुन के जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है, एक कर्स वाला मास्क। तभी उसके पास जो एक मास्क होता है उस चीज के बारे में वो सोचने लगता है कि कहीं ये वही वाला मास्क तो नहीं है ना। सोचने लगता है कि यार वैसे मेरे पास जो मास्क है मैंने उसके ऊपर काफी सारी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करके देखी थी लेकिन उसके अंदर तो कोई भी साउल नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दो मास्क थे। अब इस बात को सुन के जो एक दूसरा स्टूडेंट होता है वो बोलता है कि ओ तो मैंने ऐसा ही सेम एग्जैक्टली एक मास्क किसी के पास देखा था, कहीं उसी के अंदर तो मेलोस्किन जो डेमोन लॉर्ड है वो छुपा तो नहीं हुआ है। और तभी वो यहाँ पर वैंग को देखता है तो वैंग इसको बहुत ही ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है। अब इस बात चीज को देखकर वो कहता है कि मेरे को लगता है कि मेरे को लगता है कि मैंने गलत जगह कुछ बोल दिया क्या। और वो भी वैंग को इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। टीचर वैंग उनको आगे बताते हैं कि इस पूरी स्टोरी का जो सबसे ज्यादा क्रेजीएस्ट पार्ट है वो ये है कि जब स्नेक स्किन इमोर्टल को कैप्चर किया गया था तो पाया गया कि वो प्रेग्नेंट थी। ये बात सुन के सारे बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि सर वो प्रेग्नेंट थी कि प्रेग्नेंट था। तभी गुओ टीचर वैंग से बोलता है कि है यानी कि स्नेक स्किल जो इमोर्टल थी वो असल में एक वुमेन थी लेकिन आखिरकार वो शादी से पहले ही कैसे प्रेग्नेंट हो गई। जिसपे टीचर वैंग कहते हैं अच्छा क्वेश्चन है। टीचर वैंग उन लोगों को बताते हैं कि नहीं, स्नेक स्किल जो इमोर्टल था वो असल में एक मेल ही था लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो बाकी लोगों की तुलना में कुछ अलग ही थी। एक तरह से तुम कह सकते हो कि उसका नेचुरली कुछ ऐसा ही सीन था। अब ये बात को सुन के तो बाकी सभी बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बेचारे मूर्ति बन जाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब इन्हें क्या, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं। टीचर वैंग आगे इन लोगों को बताते हैं। आगे क्या बताते हैं, इन लोगों से कहते हैं हाँ ठीक है आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, बाय बाय स्टूडेंट। और वहां से खिसक लेते हैं। इसके बाद हम लोग वैंग को देखते हैं जो कि अपने टेबल पर बैठा हुआ होता है कि तभी वहां पर स्टूडेंट कमेटी का जो प्रेसिडेंट होता है वो फिर से आता है और वैंग को काफी सारे इंस्टेंट नूडल देते हुए कहता है कि वैंग लिंग तुमको पुअर स्टूडेंट सब्सिडी प्रोग्राम में चुन लिया गया है और इसीलिए तुमको 40 बॉक्सेस दिए जा रहे हैं इंस्टेंट नूडल के। अब इस चीज को देखकर जो सुन होती है वो वैंग से कहती है कि पैसा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैंग तो मेरे दिल में हमेशा ही रहेगा। अब वैंग को इन लोगों की बातें सुन के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। और तभी यहाँ पर वो भी रोते हुए कहता है वैंग लिंग तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा हार्ड है, तुम्हें कितना ज्यादा दुख का सामना करना पड़ता है अपनी जिंदगी में। और तभी गुओ कहता है हाँ 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 इतना ज्यादा बेहतरीन स्कूल है लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता कि सब्सिडी प्रोग्राम में ये लोग सिर्फ इंस्टेंट नूडल प्रोवाइड करवाते हैं। मुझे ये बात सुन के काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। लेकिन वैंग को तो इन लोगों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कहता है यार ये लोग तो बोलते रहेंगे, छोड़ो इन लोगों को। वो तो बस अपना जो इंस्टेंट नूडल था उनको देख रहा होता है। उनकी ये वाली जो मदद थी इंस्टेंट नूडल वाली ये असल में जू ही ने की थी। जू ही खुश होते हुए कहता है कि टीचर को मेरा तोहफा पसंद आएगा। वैंग का जो डॉगी होता है वो वैंग को बताता है कि टीचर ने मेरे को स्कूल से भगा दिया, उन्होंने बताया कि स्कूल में डॉग अलाउ नहीं है तो तुमको अपने घर ही रहना होगा। ये बात सुनकर वैंग थोड़ा सा नाराज हो जाता है। कहता अच्छा उन्होंने ऐसा कुछ कहा। लेकिन डॉग एक स्माइल देते हुए कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर वैंग डॉग को अपने घर पे ले आता है। डॉग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस घर की जो मिस ऑनर है उनको भी इतना अच्छा ट्रीट नहीं मिलता होगा जितना अच्छा ट्रीट मुझे मिल रहा है। वैंग जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है तो वो वहाँ पर अपने फादर को किसी से बात करते हुए सुनता है तो वो छुपकर उन लोगों की बात सुनने लग जाता है। तो वहाँ पर जो बंदा आया हुआ होता है वो उसके डैड से कहता है कि मिस्टर वैंग प्लीज आप हमारे ग्रुप के ऊपर विश्वास कीजिए, हम सच में आपके मास्क को खरीदना चाहते हैं। वैसे आप कितने में बेचेंगे मास्क मिस्टर वैंग, ये मास्क कितने में बेचेंगे आप। तो असल में ये शैनसोई ग्रुप का एग्जीक्यूटिव होता है सॉन्ग। वैंग के फादर तो अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रहे होते हैं। इस टूटे हुए मास्क के लिए 40 मिलियन रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। तो क्यों ना मैं इसको सेल ही कर देता हूँ, यही सही रहेगा। और वैसे भी फ्री के मनी को कौन मना करता है। और वो इतने सारे पैसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इस तरफ जो वैंग होता है वो तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। वैंग के जो फादर होते हैं वो वैंग की पावर से समझ जाते हैं कि वैंग एक्चुअल में घर पर आ चुका है और वो वैंग को नोटिस कर लेते हैं कि वो छुपकर हमारी बातें सुन रहा है और इसीलिए वो सॉन्ग को इस डील के लिए मना कर देते हैं। सॉन्ग जो कि अपने मन में तो कुछ और ही सोच रहा था। वो सोच रहा था कि ये तो एक नॉर्मल घर है और 40 मिलियन रुपए इन लोगों को बहुत ज्यादा लालच दिला देगा। ये लोग इस लालच को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन वैंग के फादर साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं अब कोई डील नहीं होगी। हालांकि उन्होंने ये बात अपने दिल पे पत्थर रख के कही थी क्योंकि उनको ये बात कहने में बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। लेकिन उनको ये कहना पड़ा क्योंकि वैंग ये सब कुछ देख रहा था।
और वैंग के फादर सॉन्ग को एक खींच के थप्पड़ मारते हैं उसे गाल पर, जिसकी वजह से उस बेचारे का पूरा दिमाग ही हिल जाता है। सॉन्ग मिस्टर वैंग से कहता है कि है मिस्टर वैंग, आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? अभी तो आपने कहा, और जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी उसके हिसाब से आप और आपकी जो वाइफ है वो लोग एवरेज लोग हैं, और आपका एक बेटा भी है जो कि सिर्फ अभी फाउंडेशन फेज पर ही है। तो सिंपल इस मास्क को बेचकर आप पैसे ले लीजिए, और आपके लिए इससे बेहतर चॉइस रहेगी भी क्या? ये सबसे बेस्ट चॉइस है आपके लिए। ये देखिए, इन मनी को देखिए एक बार, आप इन पैसों को देखिए तो सही आप। वैंग के फादर उससे कहते हैं, तो क्या मैं इसको कोई धमकी समझूं? अब सॉन्ग को लगता है कि शायद उसको अपना असली रूप दिखाना होगा, इसलिए सॉन्ग कहता है कि हाँ बिल्कुल मिस्टर वैंग, मुझे पता है कि आप मजाक कर रहे हो। हमारे जो लीडर हैं वो इस मास्क को पहनना चाहते हैं किसी एक ऐसे इंसान के लिए जो कि अभी रिफाइनिंग फेज पर है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो आप हमारे साथ कॉर्पोरेट कीजिए, यही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, समझे? और वो जैसे ही वैंग के फादर को टच करने के लिए जाता है, वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। उसके तो शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका शरीर कांप सा जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार मैंने सिर्फ इसको टच किया और मैं इतनी ज्यादा दूर आके गिर गया, ये क्या बंदा है ये? वो बेचारे की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, वो बहुत ज्यादा डर गया होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके हिसाब से तो मिस्टर वैंग, इनकी जो पावर है वो सिर्फ रिफाइनिंग फेज पर है, लेकिन जिस तरीके से तुरंत इन्होंने मेरे को इतनी ज्यादा दूर उठा के फेंक दिया, इससे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे से झूठ बोला गया था इस इंसान के बारे में। ये इंसान जरूर नेसेंट फेज मास्टर है। और वैंग के फादर सॉन्ग को फिर से एक थप्पड़ मारते हैं खींचकर। उस बेचारे की तो हालत पहले से ही खराब थी, ये वाला थप्पड़ खा के उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इस तरफ जो डॉग होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ तक कि मैं जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज पर है, मुझ जैसा डेमोन, वो भी इस घर वालों से डर डर के रहता है। इससे ज्यादा अजीब बात क्या ही होगी। वैंग के फादर उसको बड़ी ही बुरी नजरों से देख रहे होते हैं, गुस्से भरी नजरों से। अब इस चीज को देखकर तो सॉन्ग की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि सर मेरे को गलत मत समझिए, मेरे को आपके बारे में बहुत ज्यादा गलत बताया गया था, मुझे माफ कर दीजिए। और आप जिस तरीके से मेरे को जितनी ज्यादा गुस्से से देख रहे हैं, मेरी तो हालत खराब हो रही है। सर ऐसा मत करो। वैंग के फादर सॉन्ग से कहते हैं कि मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि तुम्हारे लिए बेहतर ये रहेगा कि तुम अपनी जो गीली पैंट है उसको सुखा के आओ, जाओ अपनी पैंट चेंज कर लो। सॉन्ग इतना ज्यादा डर गया था कि उस बेचारे ने अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर दिया था। अब इस चीज को जैसे ही वो नोटिस करता है, अपनी नाक को बंद कर लेता है। उसकी खुद की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसने फिर से ऐसी हरकत कर दी। और फिर तुरंत वो वैंग के फादर को जो चेक लाया हुआ होता अपने साथ, वो देते हुए कहता है कि ये लीजिए, ये 200,000 रुपीज है। यहाँ पर जो कुछ भी खर्चा पानी होगा, यहाँ पे साफ सफाई का जो कुछ भी खर्चा, इस चीज के ये पैसे हैं। और प्लीज आज जो कुछ भी हुआ इस चीज के बारे में एकदम से आप भूल जाइए, मानो कि ऐसा आज कुछ हुआ ही ना हो। सॉन्ग बेचारा वहां से भागते हुए रोते हुए जा रहा होता, अपने आप से कहता है कि मास्टर, आज मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया गया। और फिर वैंग भी अपने डॉग के साथ रूम में एंटर करता है। वैंग के फादर वैंग को देखते हुए कहते हैं, मैंने सब कुछ सेटल कर लिया। और तभी वैंग उस मास्क को अपने हाथ में ले लेता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ये मुसीबत थंडर लॉर्ड को ही दे देनी चाहिए, वही संभाले इस मुसीबत को। इसके बाद कुछ दिनों बाद वैंग थंडर लॉर्ड से मिलने के लिए आता है और वो उनको मास्क दिखाता है। थंडर लॉर्ड उस मास्क को देखते हुए वैंग को बताते हैं कि असल में ये जो मास्क है ये गैरगोल मास्क है, और जैसा कि सनसेट ग्रुप इस मास्क को खरीदने की कोशिश कर रहा था, तो इन सब का तो मतलब यही है कि इस मास्क के अंदर जरूर ऐसी कोई चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा कीमती है। जितना जल्दी हो सके मैं इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लेकिन वैसे ब्रदर वैंग, तुमने वैसे क्या इस मास्क को पहनने की कोशिश की? वैंग तो अपना यहाँ पर इंस्टा नूडल खा रहा होता है, जो कि उसको बहुत सारा मिला हुआ होता है ना स्कूल से, वो वाला। उसका तो बेचारे का पूरा मुंह ही फूल गया होता है। वो कहता अब वैंग का इस तरीके का फेस देख कर तो थंडर लॉर्ड को भी हंसी आती है। वो कहते हैं, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। ब्रदर वैंग जब इंस्टा नूडल खाते हैं तो उनका फेस कुछ इतना ज्यादा बेहतरीन हो जाता है, लेकिन डॉग को तो बड़ी हैरानी हो रही होती है, उसको तो कंफ्यूजन सी हो रही होती है कि ये क्यों तारीफ कर रहा है इतना। जो सॉन्ग होता है वो वहाँ से गया नहीं हुआ होता है, जो कि उनके घर से थोड़ा सा दूर पे ही एक जगह बनाकर वहाँ पर इन लोगों के ऊपर निगरानी कर रहा था। वो कहता है कि अगर तुम लोग मेरे को इसको बेचोगे नहीं तो मैं तुमसे ये चुरा लूंगा और फिर तुम मेरे को ब्लेम मत करना। लेकिन उसको तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उस घर के ऊपर नॉइस आइसोलेटिंग स्पेल कास्ट किया गया था, और इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसको तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। लेकिन तभी वो काफी ध्यान से सुनता था, उसको सुनाई देता, वो कहता और थंडर लॉर्ड भी वैंग के लिए काफी सारे नूडल्स आए थे। वो वैंग से कहते हैं कि ये देखो, मैं तुम्हारे लिए काफी सारे इंस्टेंट नूडल आया हूँ ब्रदर वैंग। इतने सारे अलग अलग फ्लेवर के नूडल्स को देखकर वैंग भी काफी ज्यादा खुश होता है। वो सारे के सारे इंस्टेंट नूडल
थंडर लॉर्ड से ले लेता है। वो अपने मन में सोचता है, कहता सुमाई फ्लेवर, स्वीट एंड सोर पॉर्क फ्लेवर, हर्बल रूट फ्लेवर, वाह वाह वाह, इसमें तो बहुत सारे फ्लेवर्स है, मजा आएगा खाने में। थंडर लॉर्ड वैंग से कहते हैं कि वैसे क्या ये मास्क मैं रख लूं? जिसपे वैंग कहता है हाँ हाँ रख लो, क्योंकि वो तो बस अपना नूडल्स खाने में लगा हुआ था जो कि थंडर लॉर्ड उसके लिए लाए हुए थे, और वो तो बस उन नूडल्स का आनंद ले रहा था। थंडर लॉर्ड से कहते हैं कि वैसे ये मास्क मैं रख लूं? वो कहता है हाँ हाँ रख लो। अब ये बात सुनकर सॉन्ग, जो कि बाहर ही इनकी बातें सुन रहा था हेडफोन लगा के, वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या? तो असल में थंडर लॉर्ड ने यहाँ पर एक डील की थी वैंग के साथ। तो थंडर लॉर्ड वैंग से कहते हैं कि वैसे वैंग तुम मेरे को ये जो मास्क है वो कितने में बेचोगे? वैंग भी उनसे कहता है कि बस मेरे को आप 5 इंस्टेंट नूडल्स दे दो, मैं आपको ये मास्क दे दूंगा। तो कुछ इस तरीके से थंडर लॉर्ड ने अपनी डील को कंफर्म किया और सिर्फ 5 इंस्टेंट नूडल पैकेट में ही उसने वैंग से ये मास्क खरीद लिया। और इस डील से थंडर लॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन जो बंदा इस चीज से बहुत ही ज्यादा नाराज था वो सॉन्ग था, और वो उनकी यही वाली डील सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि सिर्फ 5 इंस्टेंट नूडल में वैंग ने इनको मास्क बेच दिया। मिस्टर सॉन्ग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने इसको 40 मिलियन कैश दिया, लेकिन उसने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, और सिर्फ 5 इंस्टेंट नूडल के पैकेट पर ही बंदा मान गया। कैसा इनलॉजिकल बंदा, इससे पहले मैंने अपने जीवन में ऐसा इनलॉजिकल बंदा नहीं देखा। मतलब ऐसा कौन करता है? लेकिन हाँ, मैं इससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। और इस तरफ थंडर लॉर्ड वैंग से कहते हैं कि ठीक है तुम अपना इंस्टेंट नूडल खाओ, मैं निकलता हूँ। और वैंग भी उनको वो मास्क ले जाने से नहीं रोकता, क्योंकि वो तो अपना इंस्टेंट नूडल खा रहा था मजे से बस। इसके बाद हम लोग कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जब थंडर लॉर्ड कहीं पर जा रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक लेटर आता है। वही देख के काफी हैरान होते हैं कि ये लेटर कहाँ से आ गया और ये लेटर भेजा किसने है। और तभी उनको याद आता है, और लेकिन तभी वो एक बहुत भयंकर छींक मारते हैं, जिसकी वजह से वो लेटर बहुत ज्यादा दूर जाता है। तो असल में ये वाला जो लेटर था वो वैंग ने उनको भेजा था, और उनको याद आ जाता है कि असल में वैंग ने उनको पेरेंट टीचर जो मीटिंग होने वाली है उसके स्कूल में, उसके लिए इनवाइट किया है। लेकिन इससे पहले काफी ज्यादा देर हो जाती है और वो लेटर बहुत ज्यादा दूर जाता है, क्योंकि उन्होंने छींक ही इतनी तेज मारी थी कि वो लेटर बहुत ज्यादा दूर जाता है। लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और उस लेटर को अपने पास वापस ले आते हैं। लेकिन जो उन्होंने पावर इस्तेमाल की थी उसकी वजह से नीचे जमीन पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और इस धमाके को देखकर तो वो भी काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। कहते हैं कि अब ये क्या हुआ, लेकिन वो इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको तो उस लेटर को पढ़ना था। वो लेटर को खोलकर पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि ओ तो ब्रोदर वैंग ने मेरे से पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस को मीटिंग को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है, और थंडर लॉर्ड के लिए ये जो लेटर था वो बहुत ही ज्यादा कीमती था। अभी कुछ समय पहले जो ये वैंग से मास्क लेकर आए थे वो खो जाता, लेकिन ये लेटर को किसी भी हालत में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैंग ने लेटर दिया है ना। और लेटर पढ़ने के बाद वो निकल जाते हैं वैंग के घर की तरफ। इस तरफ हम लोग नीचे देखते हैं जहाँ पे थंडर लॉर्ड की पावर इस्तेमाल करने की वजह से धमाका हुआ था। तो असल में उस जगह पर सॉन्ग बेचारा था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तो असल में वो इसी जगह पर छिपकर वैंग की और थंडर लॉर्ड की सारी बातें सुन रहा था। लेकिन थंडर लॉर्ड ने तो गलती से ही सही इस बेचारे को बता दिया कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। वैंग की हालत इस धमाके से खराब हो गई थी। वो अपने आप से कहता है कि ओह शिट, ये बंदा सिर्फ स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन फेस पावर का इस्तेमाल किया और उसने मेरी ये हालत कर दी। और अगर क्या हो असल में वो मेरे ऊपर अटैक ही करता तो तब तो मेरे को डाउट है कि मैं बच भी पाता कि नहीं। मेरे शरीर के तो हिस्से भी नहीं मिलते। और तभी वो अपने बॉस के पास फोन लगाता है। उसका बॉस फोन को उठाता है। वो अपने बॉस से कहता है कि बॉस मास्टर, अगर हम लोगों को वो मास्क चाहिए तो हम लोगों को किसी प्रोफेशनल को भेजना पड़ेगा जो कि स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर हो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो तो मामूली हैं ही नहीं, इन लोगों का तो कुछ अलग ही लेवल चल रहा है। और दोस्तों ये तो अभी वैंग से मिला ही नहीं है, जब उसकी पावर देखेगा तब तो इसकी हालत खराब ही हो जाएगी, तो ये बेचारा सदमे में ना चला जाए। लेकिन उसका बॉस जो होता है वो सॉन्ग से कहता है कि शांत रहो, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही किंग है, और अगर वो 5 से नहीं मान रहे हैं तो इसको 10 कर दो। तो आप लोग ये बात समझे, इसका बॉस कह रहा है 5 मिलियन और सॉन्ग 40 मिलियन दे रहा है। भाई 10 मिलियन की कमीशन कमा रहा है, क्या बंदा है ये। और अब ये बात सुनकर तो सॉन्ग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने बॉस से कहता है कि बढ़िया, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अब तो ये मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसका बॉस भी कॉल रख देता है। और इसके बाद हम लोग मंडे का दिन देखते हैं, यानी कि जिस दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली थी। थंडर लॉर्ड वैंग को फोन कर उससे कहते हैं कि हेलो ब्रदर वैंग, मैं तुम्हारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बाद में जाऊंगा, उससे पहले क्या तुम मेरे घर पर आ जाओगे? ये मास्क एक बार चेक कर लो
और मेरे को मास्क के बारे में तुमसे कुछ बात भी करनी है। और ऐसा बोलने के बाद वैंग बोलता हाँ बिल्कुल, और फिर तुरंत वैंग अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल कर डायरेक्टली उनके पास आ जाता है तुरंत। थंडर लॉर्ड भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वैंग काफी ज्यादा जल्दी आ गया। अब वैंग बेचारा यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नाराज होता है कि यार मेरे को किस खुशी में यहाँ पे बुला लिया, इंस्टेंट नूडल भी देंगे, पत्नी क्या काम करवाएंगे। थंडर लॉर्ड वैंग से कहते हैं अरे ऐसा मुंह मत बनाओ यार, मेरे को ये मुंह देखकर तुम्हारा याद आता है, ऐसा मत करो। इसके बाद थंडर लॉर्ड वैंग को बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इस बार डुअल लायन लेकर आया हूँ केव इमोर्टल से, और जब मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाऊंगा तो तुम दोनों को ये जो मास्क है इसकी निगरानी करनी है, और मैं तुम दोनों को इसकी सिक्योरिटी का काम दे के जाता हूँ, तो इसको संभाल कर ध्यान से देखते रहना कहीं ये मास्क चोरी ना हो जाए या कोई आकर ले ना जाए। और फिर वो डुओ लायन को बुलाता है, उससे कहता है कि बाहर आ जाओ। और ये डुओ लायन बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक दिख रहा होता है। वो थंडर लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है ये तू कौन है बे। थंडर लॉर्ड वैंग को बताते हैं कि यह है डुओ लायन, ये एक हाइब्रिड स्पिरिट क्रिएचर है जिसको कि जियो क्लेन ने बनाया था, और इसको बनाया तब गया था जब उन लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का अनलॉक किया था। हालांकि यंग डुओ लायन जो कि ऑलरेडी ही गोल्डन कोर स्टेज पर है, लेकिन फिर भी ये एक प्राइजलेस क्रिएचर है। डुओ लायन अभी बात सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो चिल्लाता है, जिसपे थंडर लॉर्ड उसके ऊपर उल्टा चिल्लाते हुए कहते हैं कि वे शांत हो जा, थोड़ी इज्जत दे ले यार। ब्रदर केव और मैं, हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं, और उन्होंने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है, तो इतनी देर से चिल्लाओ मत, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दो मेरे को। और इसके बाद तो थंडर लॉर्ड और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, और वो डुओ लायन के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं तब से अभी तक ब्रदर डुओ की वजह से शांत हूँ, और मैं सिर्फ अपनी पावर से डर रहा हूँ कि कहीं मैं अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल ना कर दूं और तुमको खत्म कर दूं, इसलिए चुपचाप साइलेंट होकर बैठे रहो, मेरे से ज्यादा बकवास मत करो। अब इस बात से तो डुओ लायन और भी ज्यादा भड़क जाता है, और इससे पहले थंडर लॉर्ड कुछ कर पाते डुओ लायन उनको खा जाता है। हाँ भाई, पूरा ही खा जाता है उनको। अभी इन सब चीजों को देख कर तो वैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, वो तो सोच रहा होता है कि क्या चल रहा है ये, उल्टा मेरे को यहाँ पर फंसा दिया यार, कैसे लोग हैं। और तभी थंडर लॉर्ड एक बटन दबाते हैं और डुओ लायन से बोलते हैं कि मेरे को छोड़ स्टूपिड बीस्ट, और फिर डुओ लायन भी उनको छोड़ देता है। थंडर लॉर्ड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, वो कहते हैं कि हो बाल बाल मैं बच गया, मैं काफी ज्यादा स्मार्ट था, मैंने ब्रदर केव से पहले ही उनकी कुछ वॉइस कमांड ले लिए थे, तो एक्चुअल में ये जो डिवाइस था इसके अंदर डुओ लायन का जो ऑनर है यानी ब्रदर वे केव, उनकी कुछ वॉइस लाइंस हैं जिसकी वजह से वो डुओ लायन को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद वो डुओ लायन के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी चिल्लाते हैं, और फिर से एक कमांड लाइन चलाते हैं और उसको बोलते हैं कि बेवकूफ बीस्ट नीचे बैठ जा। और फिर वो डुओ लायन के साथ मजे लेने लगते हैं, और वो भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि कमांड लाइन के हिसाब से तो कुछ ऐसा ही करना था, और थंडर लॉर्ड उसके दबा के मजे लेते हैं, कहते हैं स्टूपिड बीस्ट ऐसे कर, स्टूपिड बीस्ट वो कर, और वो बेचारा ना चाहते हुए भी उसको वो सब करना पड़ता है। थंडर लॉर्ड वैंग से कहते हैं कि ब्रदर वैंग, अगर तुम इस बीस्ट को कंट्रोल ना कर पाओ और कोई दिक्कत करे ना ये, तो बस तुम इस रिकॉर्डिंग को चला देना। वैंग उनको लेकिन इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देता है, उनको कहता है कि मेरे को इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैंग तो फुल जोश में था अपनी पावर को लेकर कि भाई इसको तो मैं देख लूंगा, ये बीस्ट मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। अब इस चीज से डुओ लायन बहुत ज्यादा भड़क जाता है, वो वैंग की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है, और फिर वैंग भी डुओ लायन के थोड़े से मजे लेते हुए थोड़े से गुस्से में देख लेता है, हाँ बस थोड़े से गुस्से में। और अब इस चीज को देखकर डुओ लायन की बहुत ज्यादा बड़ी गंदी वाली फट जाती है, क्योंकि एक्चुअल में उसने वैंग के अंदर से उसके निकल रही जो पावर्स होती है उसको भाई देख लिया था। इस चीज को सेंस करने के बाद तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, वो अपने मन में सोचते कहता है कि है ये क्या क्या बंदा है ये, हो अच्छा हुआ मैंने इसे फालतू नहीं बोला, ये तो अलग ही लेवल का बंदा है। और जैसा कि डुओ लायन एक शेर है, लेकिन उसके बाद भी वो वैंग की पावर देखने के बाद इतना ज्यादा डर गया होता है कि वो कहता है म्याऊ म्याऊ, और वो बिल्ली उतरे हरकत करने लगता है, क्योंकि उसको पता लग गया था कि अगर वैंग के सामने फालतू बोलूंगा तो पक्का पिटूंगा। अब इस चीज को देखकर तो थंडर लॉर्ड भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, वो वैंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ब्रदर वैंग, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग पर्सन हो, तुम तो एनिमल लवर हो, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे सारे बीस्ट लव करते हैं। लेकिन अभी तो लगता है थंडर लॉर्ड को ये बात पता नहीं है कि जितने भी बीस्ट होते हैं वो वैंग की पावर को सेंस कर लेते हैं, उसकी वजह से समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है, और इससे फालतू बोलना मतलब बेमतलब में पिटना। थंडर लॉर्ड की ऐसी बात सुनकर वैंग का रिएक्शन कुछ अजीब सा होता है, और फिर थंडर लॉर्ड चले जाते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। वो गाना गा रहे होते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आ रहा हूँ, और ये गाना गाते हुए वहाँ से
चले जाते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं वैंग को और डुओ लायन को, जो कि उस मास्क की रक्षा कर रहे थे। और फिर शाम हो जाती है। शाम को हम थंडर लॉर्ड के घर के ऊपर काफी सारे मेजेस को देखते हैं, जो कि शायद वही मास्क चुराने के लिए आए हुए। उनमें से जो एक मेज होता है वो अपने बाकी सभी जूनियर से कहता है, तो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग एक साथ मिलकर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बनाएंगे इस मेंशन के आसपास और फिर इस मेंशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो सभी लोगों को समझ आ गया ना कि हम लोग को क्या करना है। और फिर बाकी सभी मेज भी तैयार होते हैं और वो सभी के सभी एक साथ मिलकर फॉर्मेशन बनाते हैं। अंदर वैंग, जो कि अपना इंस्टेंट नूडल खा रहा था, उसको भी पता चल जाता कि बाहर क्या कारनामा हो रहा है। वो अपने मन में सोचते हो, कहता हो तो उनमें से 10 स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। तो यहाँ पर बाहर जितने भी मेज आए हुए थे उनमें से जो 10 मेज थे वो स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे थे। और ये बात वैंग को भी पता चल जाती है। वैंग को उन सबके बारे में पता चल जाता है कि असल में कौन कौन किस फेज पर है। और बाहर जो मेज का सीनियर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब इसको मेरी पावर का पता चलेगा, जब भी मेरी पावर को फील करेगा तो इसको पता चलेगा। और इन लोगों को असल में यहाँ पर सॉन्ग लेकर आया हुआ था, तो सॉन्ग ने इन लोगों को पैसे दिए थे ताकि ये इसके लिए वो मास्क चुरा ले। सॉन्ग उन लोगों से कहता है कि वैसे तुम लोग जीत तो जाओगे ना ग्रेट सेज, जिस पे वो सॉन्ग को बताता है कि हाँ बिल्कुल, वो लड़का और वो जो बीस्ट डुओ लायन है ना घर के अंदर, उन लोगों को तुम मरा हुआ ही समझो, क्योंकि जो मैं फॉर्मूला स्पिरिचुअल फोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको एक्टिवेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो और फिर देखो मेरा कमाल कि इन लोगों के साथ क्या होता है, तुम चिंता मत करो। और अंदर वैंग, जिसको कि पता चल गया था कि ये लोग कुछ बड़ा कारनामा करने वाले हैं, वैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है हेवनली स्पिरिचुअल फोर्स। वैसे ही काफी ज्यादा सोचने वाली बात है कि आज के समय पर भी कोई है जो कि ग्रैंड स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये तो बहुत साल पहले इस्तेमाल किया जाता था और आज तो लोग इसको भूल ही गए हैं। बाकी सभी जो मेज होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि एल्डर सीनियर क्या हुआ आपको, एल्डर सीनियर। और वो ग्रेट से सीधा जमीन पे जाके गिरता है। सॉन्ग भी चिल्लाते हुए कहता है ग्रेट से क्या हुआ। और फिर जो सेज होता है वो अपने जो ब्रदर होता है उससे कहता है कि ब्रदर प्लीज प्लीज मेरे को अपनी थोड़ी सी पावर दो, मैं अभी भी अपने आप को रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन उसका जो ब्रदर होता है उसके सिर पर एक लात मारते हुए कहता है कि निकल इधर से। ये बात उसने अपने मन में बोली होती। और फिर वो कहता है कि एल्डर सीनियर आपकी आत्मा को शांति मिले, चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैं उससे रिवेंज जरूर लूंगा। और वो बेचारा मारा जाता है। जूनियर ग्रेड से उन गोस्ट से कहता है कि अरे तुम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो यार, तुम लोग को उधर जाना है, उधर जाके उसके ऊपर अटैक करो। लेकिन इन लोगों ने तो डो लाइन की दहाड़ सुन ली थी और इन लोगों को पिटना नहीं है, तो इसलिए वहां से निकल रहे थे कि निकलो अपनी जान बचाकर, जान बची तो कभी और काम आएगी, अभी निकलते हैं यहाँ से। और जो सेकंड ग्रेड सेज होता है उसका भी सर बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है। इस चीज को देखकर सॉन्ग उससे कहता है कि सेकंड सेज आपका सर तो ग्रेट सेज से भी ज्यादा बड़ा हो रहा है। और सेकंड सेज जो होता है वो भी उसे कहता है कि तुम चुप रहो, चुप रहो, तुम अपनी जुबान बंद रखो, जब तुमको पता ही नहीं है कि हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुमको क्यों ज्ञान दे रहे हो। रुको मैं तुमको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है, हम लोग यहाँ पर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर क्या, जो ग्रेट सेज के साथ हुआ था वो इसके साथ भी होता है, ये भी मारा जाता है बेचारा। अब इस चीज को देखकर बाकी सभी यहाँ पर सेज होते हैं उसके साथ होते कहते हैं कि सेकंड सीनियर। सॉन्ग भी उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम जैसे बेवकूफों के ऊपर क्यों भरोसा कर लिया। अरे नहीं यार, मैं वो मास्क ले भी पाऊंगा या नहीं। थंडर लॉर्ड के घर के अंदर डुओ लायन खुश होता है कि शायद वैंग उसको शाबाशी देगा। अपने मन में सोचते हुए कहता है 20 टाइम पावर इनहेंसमेंट बहुत ही ज्यादा औसम था, वैंग जरूर मेरी तारीफ करेगा। लेकिन वैंग ऐसा कुछ भी नहीं करता है और मुंह बनाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि रहने देता हूँ, बेमतलब में क्यों दोबारा से पंगा करना। बाहर सॉन्ग उन दोनों सेजेस को देखता है जो कि अब निपट चुके थे। वो बाकी जो बचे हुए सेजेस होते हैं उन लोगों से कहते हैं कि वैसे क्या आप लोग बदला लोगे। जैसे वो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल बदला तो लेके रहेंगे, बदला तो लेना ही है, हमारे सीनियर्स मारे गए तो क्या हो गया, हम उन लोगों से बदला जरूर लेंगे, अपने दम पर लेंगे। और सभी के सभी लोग जो उसमें कहते हैं हाँ बिल्कुल हम सब मिलकर साथ में लड़ेंगे। फिर सॉन्ग उन लोगों से पूछता है वैसे फिर आप लोग क्या करने वाले हो। और फिर वो सभी के सभी जो सेज होते हैं आसमान में उड़ते हैं और वहां से भाग जाते हैं। हाँ सीरियसली वो लोग वहां से भाग जाते हैं। नीचे एक सेज बचा हुआ होता है, वो उन लोगों से कहता है कि अरे तुम लोग तो अभी पत्नी क्या क्या बोल रहे थे, अब क्या हुआ, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग। वो सभी लोग कहते हैं कि अरे हम लोगों को यार ये जिंदगी जीनी है, तुम शांत रहो। और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। सॉन्ग जो आखिरी बचा हुआ सेज होता है उससे पूछता है कि वैसे तुम क्या करने वाले हो अब। लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे साथी हैं ये सबके सब, मुसीबत आए तो खिसक लिए, अजीब लोग हैं। लेकिन वो सेज कहता है चिंता मत करो, मैं जरूर लड़ूंगा। और अगर इस कहानी का ऑथर चाहता है कि मैं इसी एपिसोड में मारा जाऊं तो अगले एपिसोड के लिए बचने
बचना ही क्यों है, चलो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। और फिर वो जोश में अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो काफी ज्यादा तेजी से आकर सीधा वैंग के ऊपर अटैक करता है और वो वैंग को तलवार मार पाता। उससे पहले ही उसकी स्वॉर्ड वहीं पे रुक जाती है। ये देखिए काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है। और तभी वैंग अपनी सिर्फ पलक झपकाता है और देखते ही देखते उस बेचारे की पूरी पूरी हालत खराब हो जाती है। उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। वो कहता है कि मजाक चल रहा है क्या, इसने सिर्फ अपनी पलकें झपकाई और है क्या है ये। अब वो वैंग की ये पावर को देखकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि बिल्कुल, इसने अपनी आई लैशेस का इस्तेमाल किया और उसकी मदद से अपने चारों तरफ एक कवच सा बना लिया। इसने सिर्फ ऐसा ही नहीं किया बल्कि इसने मेरे अटैक को जो कि मैंने इसके ऊपर किया था उसको एब्जॉर्व करके मेरे ऊपर एक काउंटर अटैक किया। और यहाँ तक कि ये तो स्वॉर्ड कोई जो टेक्निक है जो कि मैंने अपने अटैक में इस्तेमाल की थी उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक और तेज है। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर अटैक कर पाता इसने मेरे को पहले ही काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया। इस प्रकार के एनिमी को हरा पाना तो नामुमकिन है। ये तो किसी अलग लेवल पर ही है। यहाँ तक कि जो 100 स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन फेज पर मास्टर कर चुका है वो भी इस बंदे को ना हरा पाए। वैंग तो बस उसी सेज को देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहा है। और तभी वैंग अपने पैर के नीचे देखता है तो असल में वो जो सेज होता है वो सीधा आकर वैंग के पैरों में गिर जाता है और उससे कहता है कि मास्टर आप तो मेरे आइडियल हैं। हाँ हाँ आप मेरे आइडियल हैं। और वो वैंग से कहता है कि प्लीज प्लीज आप मेरे को ऑटोग्राफ दे दीजिए। अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके मेरे शरीर पर एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। वैंग उससे कहता है कि क्या है ये, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। वो वैंग से कहता है कि अगर आप मेरे को ऑटोग्राफ दे देते हो तो इसके बदले में मैं आपको शैनसोई ग्रुप के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो सब कुछ बता दूंगा जो भी मैं जानता हूँ। जिस पे वैंग भी मान जाता है। वो कहता है कि पेन लाओ, दो मेरे को पेन दो। वैंग भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यार ये क्या क्या करवाना पड़ रहा है मेरे को। और वो उसको ऑटोग्राफ देता है। ऑटोग्राफ मिलने के बाद वो वैंग को थैंक्स बोलता है और उससे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए माय आइडियल, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ तो मैं चलता हूँ लेकिन मैं आपका फैन जिंदगी भर रहूंगा। और फिर वो वहां से भाग जाता है। और वो भागते हुए वहां से जाते हुए कहता है ओ बच गया बच गया बच गया, अच्छा वो मैं मरा नहीं। तो शायद उसकी सारी प्लानिंग वैंग से बचने की थी। वैंग भी उसे कहता है ओह क्या बंदे हैं यार ये। और फिर जब थंडरलॉर्ड घर पे वापस आते हैं तो उससे पहले वो जो सेज होता है जिसको कि अभी वैंग ने ऑटोग्राफ दिया होता है वो थंडरलॉर्ड को एक बैग देता है। थंडरलॉर्ड को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि मेरे को बैग क्यों दे रहा है, ये बंदा है ही कौन। और फिर वो अपने घर पे वापस आते हैं लेकिन वहाँ का नजारा देख कर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो चिल्लाते कहते हैं ओ माय गॉड यहाँ पर ये चल क्या रहा था। और वो वैंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये तब यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पे इतने धमाके क्यों रखे हैं और यहाँ तक कि मेरे छत के ऊपर छेद भी कर दिया इतना बड़ा। अरे ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। वैंग और डो लाइन बेचारे बस उनकी ये बात सुन रहे होते हैं क्योंकि वो लोग भी क्या ही रिप्लाई दें इनको। अब थंडरलॉर्ड बेचारे रो रहे होते हो, कहते हैं कि वो आइटम्स कुछ मिलियंस के थे और अगर उसमें इस घर के रिपेयरिंग की कॉस्ट मिलाई जाए तब तो अरे नहीं यार कम से कम 10 मिलियन का खर्चा आएगा। और फिर वो रोते हुए वैंग को वही गिफ्ट वाला बॉक्स देते हैं जो कि उसको अभी सेज देकर गया था। वो कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर आया था तो एक इंसान बाहर खड़ा था और उसने मेरे को तुमको ये पार्सल देने के लिए कहा। और फिर उस गिफ्ट को ओपन करते हुए कहते हैं वैसे इसके अंदर क्या है, कहीं कुछ सीक्रेट चीज तो नहीं। और तभी उस बॉक्स को ओपन किया जाता है जिसके अंदर 2 नोटबुक और एक केमिकल था। इस चीज को देखकर तो वैंग काफी हैरान होता है कि अब ये क्या है। थंडरलॉर्ड उस लिक्विड को उठाते हुए कहते हैं कि ये लिक्विड। थंडरलॉर्ड वैंग को बताते हैं कि ब्रदर वैंग ये जो लिक्विड है ये एक्चुअल में कल्टीवेशन इनहेंसर है, यानी कि हमारी कल्टीवेशन की पावर को इम्प्रूव कर देता है। उनकी बात सुन के वैंग उनसे कहता है कि हाँ आपकी बात तो ठीक है लेकिन ये काफी ज्यादा जो अजीब सा नहीं लग रहा है। मुझे तो ये चीज बड़ी अजीब लग रही है, क्यों आपको नहीं लग रही है क्या। थंडरलॉर्ड उसको बताते हैं कि ब्रदर वैंग मैंने इस नोटबुक को पढ़ा और ये बहुत 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 ज्यादा बुरा है। एक्चुअल में ये बहुत बड़ी खोज थी और जैसा कि मैंने इस ग्रे नोटबुक को पढ़ा है तो इसके रिकॉर्ड के हिसाब से ये जो लिक्विड है इसको सबसे पहले मॉक्सिकन कैसल के द्वारा डेवलप किया गया था, यानी कि उनके द्वारा इसको खोजा गया था, बनाया गया था। और ये उन कल्टीवेटर्स के लिए बनाया गया था जो कि एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुके हैं और वो अपने आप को और भी ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं। और ये इंसान की जिंदगी का बस थोड़ा सा हिस्सा ले लेता है और उसको काफी ज्यादा यूनिक पावर देता है जिसकी वजह से वो अपने बॉडीज को और भी ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं और भी ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही में उनके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और वो अपने रियल में
बाकी सभी लोगों से और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इसके अलावा इसका और भी ज्यादा इस्तेमाल किया गया और असल में इस चीज का इस्तेमाल एजुकेशन फैकल्टी के ऊपर भी किया गया। मैक्सिकन कैसल था, उन्होंने इंसानों के ऊपर इस लिक्विड के साथ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कुछ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए अपने स्टूडेंट्स के साथ। और असल में जो शैनशाई ग्रुप है जो कि असल में इस मास्क को चाहता है, उसे पाना चाहता है, एक्चुअल में उसको मैक्सिकन कैसल के द्वारा कंट्रोल किया जाता। तो एक्चुअल में जो सॉन्ग इस मास्क के पीछे पड़ा हुआ है ना, तो उनका जो शैनशाई ग्रुप है उनका और मैक्सिकन कैसल का कुछ रिलेशनशिप है और इसी वजह से वो लोग इस मास्क को लेना चाहते हैं। अब ये बात सुनकर वैंग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। वो थंडर लॉर्ड से कहता है मैंने भी इस चीज के बारे में सुना है कि ये भी रिसेंटली काफी सारे स्टूडेंट्स मिसिंग हो गए हैं। अब ये सारी चीजें सुनकर थंडर लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि मैंने मैक्सिकन कैसल से ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस प्रकार की चीजें इतनी सीक्रेट में करेंगे और ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा अपमान की बात है। और तभी थंडर लॉर्ड के पास डार्कनेस की कॉल आती है। डार्कनेस थंडर लॉर्ड से कहता है कि मेरे को आपका फेवर फिर से चाहिए, मेरे को कुछ स्टूडेंट्स के बारे में और भी पता चला है, तो एक बार आप वहाँ पर जाकर देख लोगे। अच्छा वो सब तो ठीक है, वैसे रिसेंटली जो आपके लैब में कारनामा हुआ था उसकी रिपेयरिंग कैसी चल रही है। थंडर लॉर्ड डार्कनेस से कहते हैं कि हाँ वो सब तो ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे जानना है कि आखिरकार वो कौन है जिसने कि मेरे पूरे पूरे लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक बार मिल जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस पे डार्कनेस थंडर लॉर्ड से कहता है हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन ब्रदर थंडर आपने मेरे से कहा था कि आप उस बेवकूफ इंसान को ढूंढ रहे हो जिसने कि आपके लैब को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे आप उसको कब तक ढूंढ लेंगे? जिस पे वो गुस्से में कहते हैं अच्छा तुम उस बास्टर्ड की बात कर रहे हो, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। और वैसे भी मेरे को अभी भी अपना प्रॉमिस याद है, बस एक बार जो कैनन है वो रिपेयर हो जाए तो फिर मैं और ब्रदर वैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर कर उस बास्टर्ड को ढूंढ ही लेंगे और उसके बाद हम उसको बताएंगे कि घर तबाह करना किसे कहते हैं। हम वही बम उसके घर में भी लगा देंगे और के पूरे घर को उड़ा देंगे और तब उसको पता चलेगा कि आखिरकार कितना मजा आता है। उसने मेरे पूरे लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उस बास्टर्ड को मिलने दो बस एक बार। जिस पे डार्कनेस थंडर लॉर्ड से कहता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया वैसे। अब इससे तो थंडर लॉर्ड और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि उस बास्टर्ड ने जो कुछ भी किया है उसके बाद कुछ बचा भी है कहने के लिए? बस एक बार मैं तुमको सच बता रहा हूँ डार्कनेस, तुम मेरे भाई जैसे हो। बस एक बार मेरे को उस बंदे का एड्रेस मिल जाए फिर मैं उसको बताता हूँ, उसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। बस ये सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और वो अपने फोन को गुस्से में तोड़ने लगते हैं। जिस पे डार्कनेस उससे कहता है कि थैंक यू वैसे आप अपना फोन तोड़िए मत। और फिर थंडर लॉर्ड थोड़ा सा शांत होते हैं और तब कहते हैं भाई मैं तो भूल गया था बे, बड़ा महंगा फोन है यार। अब ये सब कुछ देख कर तो वैंग सोच रहा था कि भाई क्या लोग हैं ये लोग, अब वो बेचारा क्या ही बोले। थंडर लॉर्ड वैंग की शक्ल देखते हैं, उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या सोचता रहता है, ये तो अलग ही चलता है, ये पत्नी क्या क्या सोचता रहता है, क्या लॉजिक चलता है। और फिर इसके बाद नाइट में थंडर लॉर्ड और वैंग अपने सुपर स्मार्ट व्हीकल के ऊपर बैठकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो असल में थंडर लॉर्ड को ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी वो डार्कनेस ने ही दी थी। थंडर लॉर्ड बताते हैं कि डार्कनेस के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो एक मिसिंग स्टूडेंट था वो करंटली इस समय इसी हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में है और उसके जितने भी यहाँ पर खर्चे हुए थे वो सारी की सारी फीस मैक्सिकन कैसल ने दे दी है और उससे मिलने की परमिशन किसी को भी नहीं है और इसीलिए इन लोगों को कोई दूसरा प्लान होता है उससे मिलने का। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो थंडर लॉर्ड की और वैंग की जो सुपर व्हीकल था वो तो काफी ज्यादा मस्त था। आप लोग देखो बस एक बार, जो डॉक्टर वैंग की मदद करेगा वो भी इन लोगों को देखता है। इन लोगों को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या सभी जो पावरफुल लोग हैं आजकल इसी तरीके से गरीब बन के घूमते रहते हैं क्या? और फिर थंडर लॉर्ड और वैंग दोनों के दोनों एक बहुत लंबी छलांग लगाते हैं और डायरेक्टली टॉप फ्लोर पर जाते हैं जहाँ पर वो पेशेंट था। थंडर लॉर्ड तो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इस प्रकार की एंट्री कोई एक्सपेक्ट भी कर सकता है क्या? डॉक्टर तो इन लोगों को बस देख ही रहा था। और फिर ये लोग डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर उन लोगों को बताता है कि मैं हूँ आईपीडी का डायरेक्टर ली और मैं ही आज आपकी मदद करूंगा। वो इन दोनों से कहता है कि मेरे को आप दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा और बाकी सारे जो इन्फॉर्मेशन है मेरे को वो मास्टर केव इमोर्टल ने बता दी है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए इमोर्टल वैंग और थंडर लॉर्ड, मैं आप लोगों की मदद जरूर कर दूंगा। चलिए आप मेरे पीछे आइए। दूर खड़ी जो कार होती है उसके अंदर सॉन्ग होता है। वो भी ये नजारा देख कर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में
सोचते हो कहता है कि अबे ये लोग कर क्या रहे हैं आखिरकार, कहीं उस चीज के बारे में सबको पता तो नहीं चल गया। और फिर ये लोग जो स्पेशल ट्रीटमेंट रूम होता है उसके बाहर आ जाते हैं। इन लोगों को इस रूम के अंदर जाने का एक कार्ड देता है और उन लोगों को बताता है कि तुम लोग चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे पास ये कार्ड रहेगा तुम लोग इस एरिया में जब मर्जी जितना चाहे घूम सकते हो, और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो मेरे को बता देना। और फिर कार्ड के बदले उसको पैसे मिल जाते हैं। दूर खड़ा बेचारा वैंग ये सब कुछ देख रहा होता है। कैसी दुनिया है यार। डायरेक्टर ली कहता है कि चिंता मत कीजिए, ये काम जरूर करेगा, और वहाँ से खिसक लेता है। थंडर लॉर्ड भी कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। थंडर लॉर्ड वैंग तो कहते हैं कि ब्रदर वैंग काम हो गया। और फिर ये लोग उस कार्ड की मदद से उस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। रूम के अंदर पहुंचते ही अपने सामने का नजारा देख कर तो ये दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इनके सामने बैठा होता है वही पेशेंट जो कि कह रहा था सिस्टम मिला दूंगा, समझे। वैंग तो उसको देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने इसको पहले कभी देख रखा है। और तभी तभी उसको उस बंदे की शक्ल याद आ जाती है। वो कहता है कि ओ ये तो मेरे को वही लग रहा था। ओ हाँ ये तो जी हाई है। इस तरफ हॉस्पिटल के बाहर सॉन्ग जो कि पता नहीं अलग ही नशे में था, वो एक बहुत खतरनाक वीपन लेकर पहुंच जाता है कुछ नया कारनामा करने के लिए। तो असल में वो यहाँ पर थंडर लॉर्ड और वैंग की जो वीआईपी व्हीकल था उसको तोड़ने के लिए आया था। हालांकि वो ये काम करने में बहुत ज्यादा डर रहा था। वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि यार मैं इसको तोड़ू, लेकिन नहीं 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 मेरे को ये तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूँ इस व्हीकल के जो मालिक हैं वो लोग स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन फेज के भी मास्टर हैं, और अगर उन लोगों को ये पता चल गया तो वो मेरे पर बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। अगर सीक्रेट पोर्शन लीक हो गया उसके बारे में पता चल गया तो मेरी जिंदगी दाव पे लग जाएगी, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। और फिर क्या, वो पूरी ताकत से वैंग के व्हीकल के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही होता है। सॉन्ग अपने साथ जो वीपन लेकर आया हुआ था वही चकनाचूर हो जाता है और वो बहुत ज्यादा दूर उड़ता हो जाता है। वो कहता है कि अबे ये क्या मजाक चल रहा है। तो एक्चुअल में वैंग की जो सुपर व्हीकल थी उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लगा हुआ था, और उससे भी बेहतरीन बात ये वाला जो व्हीकल है सुपर व्हीकल ये खुद ही बहुत ज्यादा चालाक है, यानी कि इसके अंदर भी एक स्पिरिट है। और वो सॉन्ग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है अबे अबे तू क्या करने की सोचा था बे मेरे साथ, तेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि तू मेरे साथ कुछ हरकतें मत कर। और फिर वो सॉन्ग के पास जाता है उसको फिर से मजा चखाने के लिए। सॉन्ग उससे कहता है कि अरे अरे भाई मेरे को माफ कर दे माफ कर दे। लेकिन तभी वो सोचता है कि एक मिनट, मेन पॉइंट ये नहीं है। अबे आखिरकार ये व्हीकल नहीं, मेन बात ये है कि ये रिक्शा बात कैसे कर रहा है। वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है अबे तू बात कैसे कर रहा है वे। लेकिन उससे पहले वो कुछ और बोल पाता वो रिक्शा उसकी और भी ज्यादा पिटाई करता है। सॉन्ग बेचारा पिट पिट कर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, और इसीलिए वो उस रिक्शे का जो पैंडल होता है उसको पकड़ लेता है। अब इससे जो रिक्शा होता है वो और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है क्या बे मजाक चल रहा है क्या, तूने 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 मेरे को रोका तेरी तो। और फिर वो उसकी और भी ज्यादा पिटाई करता है। वो उससे कहता है कि अब तू मर के मानेगा। लेकिन सॉन्ग बेचारा कहता है कि माफ कर दो सर, अरे सर माफ कर दो। उस बेचारे की बहुत गंदी वाली पिटाई होती है और वो वहां से भागने लगता है। वो रिक्शा सॉन्ग से कहता है कि तेरी तो आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे चेस्ट के ऊपर हाथ रखा, तेरे को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। और उसका पीछा करने लगता है और सॉन्ग बेचारा डर के मारे वहां से भागने लगता है। वो कहता है कि अबे क्या मजाक चल रहा है, अबे यार ये क्या लॉजिक है। और वो भागते हुए अपनी कार के पास जाता है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी कार के अंदर बैठता है। वो कहता है ओ भाई बच गया बाल बाल, आखिरकार ये रिक्शा। और तभी वो देखता है कि वो रिक्शा अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो उसके कार के बाहर आ जाता है। इस चीज को देख कर तो सॉन्ग बेचारा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो रिक्शा उससे कहता है कि तुझ जैसे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को तो मैं पक्का नहीं छोड़ूंगा, रुक बे। और फिर सॉन्ग बहुत ही तेज से अपनी कार की रफ्तार बढ़ाता है और वहां से भागता आता है। लेकिन वो रिक्शा उसको छोड़ने वाला तो नहीं था और वो भी बहुत ज्यादा तेजी से उसके पीछे पड़ जाता है। सॉन्ग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अबे क्या क्या लॉजिक चलता रहता है यहाँ पर। और फाइनली मैं कार यहाँ तेज चला रहा हूँ कि वो मेरा पीछा कर ही नहीं पाएगा। और तभी वो अपने मिरर में देखता है, साइड मिरर में, तो वो देखता है कि वो जो रिक्शा था वो अभी भी उसका पीछा कर रहा है, बल्कि वो तो उसकी गाड़ी से भी ज्यादा तेज चल रहा होता है। अब इस चीज को देख कर तो सॉन्ग और ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि अबे मजाक चल रहा है क्या, ये इतनी ज्यादा तेज कैसे चल रहा है। उन लोगों से काफी ज्यादा दूर हम लोग कुछ ट्रैफिक पुलिस के 2 पुलिस मैन को देखते हैं। उसमें से जो उसका सीनियर होता है वो कहता है कि आजकल तो लोग इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं कि वो फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके बस आसमान में उड़ते रहते हैं, हम जैसे ट्रैफिक पुलिस वालों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जिस पे उसका जूनियर कहता है कि बिल्कुल सही कहा आपने। और लेकिन
तभी उनके सामने से बहुत ज्यादा तेजी से गाड़ी जाती है। अब इस चीज को देख कर तो बेचारे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ी इतनी ज्यादा तेज गई हुई थी कि उन दोनों का टोपा ही उड़ जाता है और उनके हाथ में जो स्पीड कैमरा था वो भी ब्लास्ट हो जाता है। अब इस चीज को देख कर तो वो दोनों दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अबे कौन बावले हो गए हो क्या, आधी रात को इतनी तेज गाड़ी चलाओगे, मरना है क्या बे। और तभी वो पुलिस ऑफिसर अपने आगे के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, उन लोगों को बता देता है कि सभी लोग ध्यान से सुनिए, दो कार जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से चल रही है और उन्होंने जो मैक्सिमम लिमिट थी उसको भी क्रॉस कर दिया, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही दिखे उन लोगों को रोको। यहाँ तक कि उन लोगों को जो कैमरा था वो भी उस चीज को नहीं पकड़ पा रहा था। वो लोग बताते हैं कि सर हमारे सामने से दो कार बहुत ज्यादा तेज से चली गई, लेकिन हम लोग इनको रोक ही नहीं पाए क्योंकि इतनी इनकी जो रफ्तार थी वो बहुत ज्यादा तेज थी। तभी उन लोगों को बताया जाता है कि फटाफट किसी भी हाल में उन दोनों कार का जो नंबर प्लेट है उसको चेक करो और हेड क्वार्टर में सभी लोगों को नोटिफाई कर दो। तभी उनका जो कैमरा होता है, जो फ्लाइंग कैमरा होता है, वो बताता है कि सर यहाँ तो कुछ अलग ही लॉजिक चल रहा है। एक्चुअल में एक कार को एक रिक्शा बहुत याद तेजी से उसका पीछा कर रहा है। नहीं नहीं सर, कंफर्म है ये एक रिक्शा ही है जो कि एक कार का बहुत तेजी से पीछा कर रहा है। अभी ये बात सुनकर तो ऑफिसर कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ क्या, क्या लॉजिक चल रहा है भाई ये। और वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि अब एक रिक्शा इतनी तेजी से कैसे चल रहा है। इस तरफ स्पेशल ट्रीटमेंट रूम में हम उसी पेशेंट को देखते हैं जिसका इलाज किया जा रहा था। हाँ, वैंग कर रहा था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी स्प्रिट को और उसकी बॉडी को अलग अलग कर देता है। और तभी यहाँ पर डायरेक्टर ली भी आता है। थंडर लॉर्ड उसको देखते हुए कहते हैं कि अरे डायरेक्टर ली, आप बड़ी जल्दी वापस नहीं आ गए। लेकिन डायरेक्टर ली वो जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे उस पेशेंट को ठीक करने के लिए, उस चीज को देख कर वो कहता है कि अरे अरे ये तो हाइबरनेशन स्पेल है ना, ये तो बहुत ज्यादा रेयर होता है। मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में पहली बार ऐसा देखा है। मैं इसका विटनेस हो गया हूँ। ओहो, मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ, मेरे को इतनी अमेजिंग स्किल देखने को मिली, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और फिर थंडर लॉर्ड और वैंग उस पेशेंट का स्प्रिट और उसकी बॉडी अलग कर देते हैं और फिर थंडर लॉर्ड उसके बॉडी को उठा के साइड में फेंक देते हैं। बेसिकली जो बेड होता है उस पर फेंक देते हैं कि चल बे तेरा कोई काम नहीं, निकल इधर से। थंडर लॉर्ड उससे कहते हैं कि डायरेक्टर ली इस बच्चे का ध्यान रखना, हम लोग चलते हैं, हमारा काम हो गया है वैसे। डायरेक्टर ली कहता है कि इमोर्टल वैंग क्या मैं आपसे। तभी वैंग थंडर लॉर्ड के पास आता है और उनसे कहता है कि थंडर लॉर्ड हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, हमको यहाँ से चलना चाहिए। और फिर थंडर लॉर्ड डायरेक्टर ली से कहते हैं कि डायरेक्टर ली अभी हम लोग को जाना होगा और अगर आपको पोषण के बारे में कोई भी अपडेट मिलता है तो आप हमको जरूर बता दीजिएगा। थंडर लॉर्ड कहते हैं कि अरे मेरी कमर, आराम से ब्रदर वैंग, आप इन्हें तेजी से मत ले जाइए। वैंग जो होता है वो थंडर लॉर्ड को एकदम टॉप बिल्डिंग से कुछ सेकंड्स के अंदर ही एकदम जमीन पे ले आता है। थंडर लॉर्ड उससे कहते हैं कि ब्रदर वैंग अगली बार जब आप कुछ ऐसी हरकतें कीजिएगा तो मुझे बता देना, तुम बहुत ज्यादा तेज हो, तुमने मेरे कमर की वाट लगा दी। और तभी वो लोग देखते हैं कि उनका जो रिक्शा था वो बहुत ही ज्यादा तेजी से उन लोगों के पास आता है, एकदम स्टाइल तरीके से। थंडर लॉर्ड देख के कहते हैं ओ ये तो काफी बढ़िया है। और फिर वो सारी बात थंडर लॉर्ड को बता देता है कि किस तरीके से एक कार में एक सन की आया था, परेशान कर रहा था, मैंने उसको मजा चखा दिया। थंडर लॉर्ड ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं ओ अमेजिंग अमेजिंग, तुमने तो काफी अच्छे ओवरटेक लिए, बहुत ज्यादा शानदार। लेकिन ये मॉक्सिकन ग्रुप के लोग, इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये लोग पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो वो सॉन्ग की बात कर रहा था और उनके जो ग्रुप थे उन सभी की बात कर रहे थे। और जब यहाँ पर थंडर लॉर्ड और वैंग अपने आगे की बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एक बॉडीगार्ड आता है। वो उन लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने मेरी कार पर स्क्रैच लगा दिया है, तो चुपचाप जो भी इसका खर्चा है वो मुझे दो। थंडर लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए उस रिक्शे से कह रहे थे कि अबे रिक्शे ये क्या हरकत करती, तेरे को कोई सस्ती कार नहीं मिली थी क्या स्क्रैच मारने के लिए, इतनी ज्यादा महंगी कार जो कि शायद 10 मिलियन से भी ज्यादा की होगी, तूने उसके ऊपर स्क्रैच क्यों मार दिया। जिस पे थंडर लॉर्ड उससे कहते हैं कि ये क्या बकवास है, तुमको उस इंसान से पूछना चाहिए जिस इंसान के पीछे ये सारा कारनामा हुआ, तुम उससे जाके अपने पैसे मांगो ना, हमसे क्या पैसे मांग रहे हो तुम। थंडर लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि यार रूल के हिसाब से तो हमको उस जगह पर बिल्कुल भी पैसे स्पेंड नहीं करने चाहिए जहाँ पे नहीं करने चाहिए, बस इसको मेरे को किसी भी तरीके से मना करना पड़ेगा, नहीं तो ये परेशान करेगा मेरे को। जिसपे वो बॉडीगार्ड उससे कहता है कि सुन बे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तू कौन है और वो जो कार चला रहा था वो कौन है, तेरी साइकिल की वजह से, ये तेरी रिक्शा है ना, इसकी वजह से मेरी कार के ऊपर स्क्रैच लगा है, तो चुपचाप से जो भी इसका खर्चा है ना वो दे दो, नहीं तो तुम लोगों को तुम्हारी औकात में दिखा दूंगा। तुम्हें मालूम भी है कि मेरा बॉस कौन है, मेरा बॉस है यूई। ये बात सुनकर थंडर लॉर्ड कहता है कि अबे अब ये कौन है। जिसपे वो बॉडीगार्ड उसको बताता है कि वो बहुत ज्यादा
पावरफुल हैं और वो 16th हाई लीजेंड हैं जो कि अपने बहुत ही कम उम्र में गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच गए हैं और वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। और जहां तक मेरे को लगता है कि अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे बॉस कौन है। फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वैसे मैंने अपने बॉस के बारे में इन लोगों को काफी कुछ बता दिया है, लेकिन मैंने ज्यादा कुछ नहीं बता दिया है। चलो कोई नहीं, इस बात से इन लोगों को डर लगेगा और ये लोग अपनी औकात पे आ जाएंगे। जिसपे उन लोगों से कहता है कि तुम लोग समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ बे। और तभी उसका जो बॉस होता है वो वहां पर आता है। तो एक्चुअल में कोई और नहीं, जू ही था। वो वैंग को यहाँ पर देखते हुए कहता है कि टीचर वैंग। वो वैंग के पास आते हुए कहता है कि टीचर वैंग, मैं आपका डिसाइपल इस समय का कितने समय से इंतजार कर रहा था। मैं दिन रात इस समय का इंतजार किया करता था कि कब मेरे को आपके दर्शन होंगे, कब मैं आपको देख पाऊंगा। अब इस चीज को देखकर जो वो बॉडीगार्ड होता है भाई, उसकी गंदी वाली फट जाती है। वो कहता है कि ये क्या लॉजिक है, अब चल क्या रहा है, क्या मेरे बॉस अपने घुटनों के बल बैठे हुए हैं। ओह, तो इसका मतलब मिस्टर जू की जो कार है वो एक ऐसे इंसान की रिक्शे से स्क्रैच लगाए। और नहीं, जू ही अपने बॉडीगार्ड के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तेरे पास दिमाग है कि नहीं है, स्क्रैच मार दिया इसका मतलब क्या होता है, ये मेरे टीचर का तो प्यार है, मेरे टीचर ने प्यार से इसे सिर्फ टच किया है। और फिर वो वैंग से कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना सर, टीचर टीचर मैं आप सही कह रहा हूँ ना। अब वैंग बेचारा क्या ही जवाब दे, वो भी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या बोलूँ अब मैं। थंडर लॉर्ड ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उससे कहते हैं ओहो अच्छा अच्छा, तो आप ब्रदर वैंग के डिसाइपल हैं। जूओ ही भी उनसे कहता है ओ सीनियर, मेरे को भी आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। वो अपने मन में सोचते कहता है कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस इंसान को कभी देख रखा है पहले, मेरे को लग रहा है कि शायद मैंने इन्हें देख रखा है। थंडर लॉर्ड उसको अपना इंट्रोडक्शन देते कहते हैं कि मैं हूँ थंडर, मुझे दूसरे नामों से भी जाना जाता है, यानी कि थंडर लॉर्ड भी कहते हैं लोग मुझे। ये बात सुनकर तो जुआओई कहता है कि है, अरे मतलब वो कल्टीवेशन स्टोरी, ओहो सही में अच्छा अच्छा, वो आप ही हो क्या, आप ही हो क्या। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो थंडर लॉर्ड से बहुत सारी बातें करने लगता है। साइड में खड़ा जो बॉडी गार्ड होता है बेचारा, वो तो ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वैंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अबे क्यों भाई, क्यों बात कर रहे हो ये सब। और वो साइड में बस खड़ा होता है, इन लोगों को देख रहा होता है। जुआओई थंडर लॉर्ड से कहता है ओ तो मतलब आप ही हैं सीनियर थंडर लॉर्ड, मैं आपके खतरनाक खतरनाक जो एक्सपेरिमेंट्स थे, बड़े बड़े जो आप धमाके क्या करते थे, मैं वो हमेशा पढ़ता था, मैंने सारे पढ़ रखे हैं, अपने टॉयलेट में बैठकर मैं पढ़ा करता था। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं आपसे इतने बेहतरीन दिन मिलूंगा। और फिर वो थंडर लॉर्ड से कहते हैं कि ये तो किस्मत की बात है कि हम दोनों अब एक साथ एक जगह पर मिल गए। वैसे क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वो जो स्टोरीज थी 100 ऑफ लेडीज अ नाइट और चीटिंग यंग वाइफ, वो सब क्या कहानी सही थी। थंडर लॉर्ड कहते हैं कि भाई ये क्या इनलॉजिकल इंसान है, ये सब क्या पूछ रहा है। और जब ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी इन लोगों को बड़ी तेजी से आवाज सुनाई देती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे वो लोग यहाँ पर आ गए थे। वो उन लोगों से कहता है कि आखिरकार इस रिक्शे का ऑनर कौन है, हम उसको यहाँ पर पकड़ने के लिए आए, गिरफ्तार करने के लिए आए, क्योंकि उसकी वजह से आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। तुम लोग को मालूम है ना कि कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था, जितनी ज्यादा तेजी से चल रहा था, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो। और तभी जुआओ ई कहता है कि इसका ऑनर मैं हूँ, ये मेरा व्हीकल है, ये मेरी रिक्शा है। जुआओ ई का जो बॉडीगार्ड होता है वो इस चीज को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान होता है। और थंडर लॉर्ड और वैंग जुआओ ई से कहते हैं कि गुड जॉब, बहुत बढ़िया। जुआओ ई अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को मैं बेकार कैसे जाने दूं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने टीचर को साबित कर सकता हूँ कि मैं काफी ज्यादा यूजफुल हूँ। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जुआओ ई के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अबे तू हंस क्यों रहा है। जुआओ ई उसको साइड में लाते हुए कहता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। थंडर लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि जैसा कि ये ब्रदर वैंग का एक डिसाइपल है, तो ये ब्रदर वैंग की अच्छी चीजें ही नहीं बल्कि वो जो कुछ गलत भी करते हैं उसका भी जिम्मेदारी ले सकता है। जुआओ ई उस पुलिस ऑफिसर को अपने बारे में बताता है। पुलिस ऑफिसर कहता है ओ तो आप जनरल एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जुआओ ई उसको बताता है कि एक्चुअल में जो रिक्शा है ना, ये एक बहुत ही स्पेशल सीक्रेट मिशन पे था। जिसपे पुलिस ऑफिसर कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, तो जैसा कि एक मिशन था तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जिसपे जुआओ भी कहता है कि हाँ ठीक है तुमने काफी अच्छी मेहनत की। दूसरा तो हम लोग देखते हैं आईसीयू का सीन, जहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो किसी का इलाज करने के लिए आया होता है। डॉक्टर कहता है कि एक मिनट, वैसे कोई मेरे को बताएगा कि इस पेशेंट का जो सर है उसका डैमेज का क्या कारण है। जिसपे उसको बताया जाता है कि हालांकि इसकी कोई फैमिली वगैरह से कुछ आया नहीं है, लेकिन हाँ जो वहाँ पे विटनेस थे बाकी लोगों ने जैसा बताया उनके हिसाब से इसको एक रिक्शे ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसका ये हालत हो गया। डॉक्टर कहता है कि भाई ये क्या लॉजिक चल रहा है, मतलब एक रिक्शे ने सिर्फ इसको एक सिंगल सी टक्कर मारी, उसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई। जिसपे वो डॉक्टर को बताते हैं कि बेहोश होने से पहले पेशेंट ने हमको बताया था कि एक्चुअल में जब उसको रिक्शे ने टक्कर मारा तो उसकी वजह से वो अपनी कार का गेट खोलकर वहां से कूद गया बचने के लिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ऊपर काफी ज्यादा हाईवे पे था, इस वजह से
वहां से उसकी कार थी पूरी तरीके से क्रैश कर गई और वो सीधा जमीन पे आके गिरी और वो उस कार से कूद भी नहीं पाया और वो ब्लास्ट हो गई। तो उस चक्कर में उसकी ये हालत हो गई और फिर फाइनली उसका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है। कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, सॉन्ग बेचारा ठीक हो गया होता है। वो कहता है कि अबे यार हमेशा मैं ही क्यों, यार मतलब हमेशा मैं ही क्यों घायल हो जाता हूँ। और तभी उसका फोन बजता है जो एक्चुअल में उसके बॉस ने उसको कॉल किया था और शायद ये लोग प्लान में कुछ चेंज करने वाले हैं। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों